हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए यूट्यूब वीडियोज़ में और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की नई श्रृंखला में हम लेकर के आए हैं एक नया वीडियो। और आज का जो वीडियो है वो बेसिकली पावर ग्रिड फेल पे होने वाला है। और इससे पहले जो हमारी वीडियो आई थी, आप उसको यूट्यूब पे जाकर देखिएगा, तो उसमें पावर ग्रिड क्या होती है, उसके सिस्टम के बारे में थोड़ा बताया गया है। तो इसमें हम थोड़ा-सा आज पावर ग्रिड के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, कैसे वो काम करती है और कैसे-कैसे पावर ग्रिड इंडिया में कितनी पावर ग्रिड्स थी और वो ग्रिड्स कैसे एक करी गई। एंड उसके बाद हम ये जानेंगे कि पावर ग्रिड का जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसे डाउन होती है और क्या फ्रीक्वेंसी रेंज हमें रखनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा जो हमारा इंडिया में ब्लैकआउट हुआ था वो किस कंडीशन में हुआ था। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप वीडियो में बने रहिएगा और स्किप मत कीजिएगा। ओके, सो थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ पावर ग्रिड में जाते हैं। तो पावर ग्रिड की बेसिकली जो पावर की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की शुरुआत हुई थी इंडिया में वो हुई थी 1897 अंग्रेजों के काल में। सो अंग्रेज ने जब हिंदुस्तान पे राज करना शुरू किया था तो अंग्रेज जो है वो बेसिकली कोलकाता की साइड से उन्होंने बिजनेस के लिए एंट्री करी थी और वहीं से अपने जो उनका एम्पायर था उसको धीरे धीरे बढ़ाया था। बट सबसे पहले ये लोग कलकत्ता में आए थे, यानी कि पश्चिम बंगाल की साइड आए थे। तो इन्होंने वहाँ दार्जिलिंग में सबसे पहला जो है वो पावर प्लांट इन्होंने लगाया था और वो पावर प्लांट हाइड्रो इलेक्ट्रिक था। उसके बाद शहरी विकास हुआ 1898 में। जैसे ही ये लोग आगे बढ़े, इन्होंने पूरे भारत पे कब्जा करना स्टार्ट किया। तो जहां जहां भी इन लोगों ने अपनी कॉलोनीज बनानी स्टार्ट करी तो वहीं वहीं ये लोगों ने अपना इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट थी, तो उसके हिसाब से इन्होंने फिर अलग अलग स्टेशंस भी बनाने शुरू कर दिए। फिर आज़ादी का समय आया, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके बाद में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले जब पूरी जब सारा सिस्टम अंग्रेजों का दिया हुआ था वो जब इंडियंस गवर्नमेंट के हाथ में आया तो उन्होंने आज़ादी के बाद में एक क्षेत्रीय ग्रिड का गठन किया 1950 से 1980 में। तो उन्होंने बेसिकली दो बोर्ड बनाए थे। राज्य बिजली बोर्ड बनाया था जो 1984 में जितने भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थे वो इनके अंडर में आ गए थे। एंड उसके बाद एक क्षेत्रीय ग्रिड का गठन किया। सरकार ने महसूस किया कि बिजली को एक राज्य से दूसरे राज्य को साझा करने की जरूरत है। पहले क्या होता था कि हर एक स्टेट अपनी एक इलेक्ट्रिसिटी बनाता था एंड उसको अपने ही एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करता था, जिससे बहुत सारे चैलेंजेस आते थे। तो कुछ स्टेट ऐसे थे जहां लाइट बहुत ज्यादा होती थी, कुछ स्टेट ऐसे थे जहां लाइट बिल्कुल नहीं होती थी। तो वो लाइट को ट्रांसफर कैसे करें, तो गवर्नमेंट को ये लगा कि हमें एक पावर ग्रिड सिस्टम बनाना चाहिए, जिसे हम क्षेत्रीय ग्रिड 1960 1960 में हम लोगों ने ये पावर ग्रिड बेसिकली स्टार्ट किया। फिर आता है हमारा पावर ग्रिड की जो स्थापना थी वो 1989 में पूर्ण रूप से हो गई थी। इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ आया जब 23 अक्टूबर 1989 को नेशनल पावर ग्रिड ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई, जिसकी जिसकी जिसे हम आज पावर ग्रिड ऑफ कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हैं। तो ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का जो मेन जो काम है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, जो आप देखते हैं बड़े बड़े खंभे, जो पिछली वीडियो में भी हमने बताया था, यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे। तो ये हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन पूरे ऑल ओवर इंडिया में करते हैं। सो जैसा कि मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि इंडिया की जो ग्रिड सिस्टम थी वो सबकी अलग अलग थी। तो हमारे जो बेसिकली ग्रिड सिस्टम थे वो पांच पांच बेसिकली ग्रिड सिस्टम थे। पहला ग्रिड था उत्तरी ग्रिड, इसको हम नॉर्दर्न ग्रिड भी बोलते थे। इसमें दिल्ली हो गया, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बेसिकली नॉर्थ का एरिया था, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये इसमें शामिल हुआ करते थे, राइट। फिर पश्चिमी ग्रिड आई, यानी कि एक आपका नॉर्दर्न ग्रिड हो गया। अगर आप मैप में देखेंगे तो ऊपर वाला ग्रिड नॉर्दर्न ग्रिड हो गया, राइट। उसके बाद फिर पश्चिम ग्रिड आया, इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मतलब आप बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उसके नीचे का जैसे झारखंड और उड़ीसा और सिक्किम, मतलब ये एक बेल्ट हो गई आपकी, राइट। फिर उसके बाद में जो ग्रिड आई उसका जो दूसरी ग्रिड थी नॉर्दर्न ईस्टर्न ग्रिड थी। इसमें जो 7 बहनें हैं हमारी, जो 7 सिस्टर्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, जो नहीं लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो नॉर्थ ईस्ट है वो 7 सिस्टर्स कहलाते हैं बेसिकली। तो 7 सिस्टर्स कहलाते हैं। तो उनके लिए जो ग्रिड थी वो उत्तरी पूर्वी ग्रिड थी, इसको नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड भी कहा जाता है। उसके बाद दक्षिण ग्रिड आई, इसमें तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी शामिल थे, राइट। सो ये जो सिस्टम थे ये सब अलग अलग उस टाइम पे काम करते थे। तो उस समय तकनीकी इतनी उन्नत नहीं थी कि कन्याकुमारी में पैदा हुई बिजली को आप सीधे दिल्ली भेज सकते हैं। हर क्षेत्र अपनी खुद की बिजली बनाता था एंड उसको ट्रांसमिट करता था, राइट।
तो इनके बीच समस्याएं क्या थी, तो फ्रीक्वेंसी का अंतर था। तो अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश थोड़ा बड़ा स्टेट है, तो वहाँ जनरेटर्स, पावर जनरेटर्स ज्यादा होंगे। अभी डिटेल में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि फ्रीक्वेंसी का सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो मान लीजिए कोई स्टेट छोटा है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, बड़ा स्टेट है, तो वहाँ ज्यादा पावर जनरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। हिमाचल प्रदेश है, बहुत छोटा है, तो वहाँ छोटे पावर स्टेशन की जरूरत पड़ती है। अब मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के ग्रिड को हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड वाले ग्रिड से जोड़ देते हैं, तो अब उत्तराखंड में मान लीजिए कम बिजली मतलब बिजली ज्यादा बन रही है और लोड उसके हिसाब से कम है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी अलग स्टेट पे चली जाएगी। और उसी ग्रिड को आप यूपी में जोड़ दो तो डिमांड ज्यादा आ जाएगी, तो डिमांड ज्यादा आएगी तो फ्रिक्वेंसी डाउन हो जाएगी। जब फ्रिक्वेंसी डाउन हो जाएगी तो वो उनकी जो ग्रिड है, वो उनकी जो फ्रिक्वेंसी डाउन होते ही उनकी जो मशीन है वो गर्म होने लगेंगी, हीट हो जाएंगी और बर्न आउट हो जाएंगी। तो सब कुछ पूरी सिस्टम को बैलेंस करने का जो था सिस्टम, उसको बेसिकली नेशनल ग्रिड में जोड़ना था। अब आप देखते होंगे कि आज की डेट में जो भी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है या जो भी जनरेशन हो रही है वो ऑल ओवर द इंडिया डिस्ट्रीब्यूट होती है। हम नेपाल को भी इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, हम बांग्लादेश को भी देते हैं। बांग्लादेश को पावर अडानी अडानी सिस्टम, बेसिकली अडानी पावर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बांग्लादेश को देता है, नेपाल को देता है, और भूटान को भी हम इलेक्ट्रिसिटी लाइट देते हैं, म्यांमार तक को हम लाइट प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सब हो पाया है मुमकिन हम जब इसको सेंट्रलाइज ग्रिड में चले गए। तो ये बेसिकली मोटा मोटा इतिहास था। ओके, तो ये इसके बारे में आपको जानकारी इसलिए देना जरूरी था क्योंकि थोड़ा सा आप हिस्ट्री जान लेंगे तो आपको ग्रिड समझ में आना आसानी हो जाएगी। तो अलग अलग क्षेत्रीय, अलग अलग जो हमारी यूनिट्स थी, हमारी जो ग्रिड सिस्टम थे, उनको जोड़ना बहुत बड़ी चुनौती थी। यह प्रक्रिया का कई चरण में हुआ था। तो सबसे पहले हम अक्टूबर 1991 की बात करते हैं। तो अक्टूबर 1991 में उत्तरी, पूर्वी और पूर्वी ग्रिड को जोड़ा गया, राइट। आप इसको ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद मार्च 2003 में आया, पश्चिम और पूर्वी उत्तर ग्रिड को जोड़ा गया। उसके बाद अगस्त 2006 में उत्तरी ग्रिड को भी इसके साथ जोड़ दिया गया। फिर लास्ट 2013 के अंत में दक्षिण ग्रिड को भी बाकी हिस्सों के साथ जोड़ दिया गया। बट इससे पहले थोड़ी सी इसके बाद जो हम स्लाइड में आएंगे उसमें 2012 में हुए, आई थिंक जुलाई या अगस्त में, जो हमारा सबसे बड़ा ब्लैकआउट हुआ था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप ग्रिड जोड़ तो दोगे, अब ग्रिड जोड़ रहे हो तो आपने वो सिस्टम नहीं लगाया जो लाइन की फ्रीक्वेंसी को, हार्मोनिक्स को और वोल्टेज ड्रॉप्स को मॉनिटर्स करें। तो उस लेवल पे टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से वो ब्लैकआउट हुआ था। बट आज की डेट में बहुत एडवांस सिस्टम्स आ गए जो हर एक लाइन का लोड शेयरिंग पूरा मेंटेन रखते हैं, फ्रीक्वेंसी मेंटेन रखते हैं, हार्मोनिक्स मेंटेन रखते हैं। तो वो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी, मतलब कालखंड की बात करें तो मुख्य तकनीकी बदलाव थे। 1977 से पहले केवल कम दूरी की छोटी लाइनें ही, मतलब अगर मैं जैसे बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जैसे अलीगढ़ हो गया, नरोरा हो गया अलीगढ़ का, वहां बिजली बनती है। नरोरा पावर हाउस हो गया, वहां बिजली बनती है। मुरादाबाद की बिजली गजरोला से, गढ़मुक्तेश्वर है, वहां से आती है। तो ये छोटे छोटे सिस्टम्स थे आपके। जैसे आप अलग स्टेट्स में रहे होंगे तो वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का कुछ अलग उन्होंने किया होगा। जैसे उत्तराखंड में जाते हैं तो टिहरी बांध तो अभी हाल फिलहाल में बना है। उससे पहले जो है हरिद्वार, जो काफी लोग हरिद्वार गए होंगे, अच्छी जगह है हरिद्वार। तो हरिद्वार से आगे एक जगह पड़ती है, वहां पे भी एक छोटा सा बिजली का डैम है। ऋषिकेश में भी एक छोटा सा बिजली का डैम है, रुद्रप्रयाग में भी छोटा सा बिजली का डैम है। तो पहले जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से ये लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते थे। और हरिद्वार में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल हरिद्वार के पास बनती है वो चीला बैराज पे बनती है। चीला डैम बहुत लोगों ने घूमा भी होगा, बहुत अच्छी जगह है। उसके बाद में आया आपका 90s का दौर। इसमें हाई वोल्टेज का इन्वेंशन हुआ, हाई वोल्टेज डीसी, मतलब एचवीडीसी, जो हम पहली वीडियो में बहुत डिटेल में जा चुके हैं। तो एचवीडीसी टेक्निक जब हिंदुस्तान में आई तो इससे क्या हुआ कि हम लोग क्या करते थे, एसी को जनरेट करते थे, फिर रेक्टिफायर लगा करके उसको डीसी में कन्वर्ट करते थे। और इतनी किलो वोल्ट की बिजली, मतलब 6000 किलो वोल्ट की बिजली आपको, 600 किलो वोल्ट की बिजली, 6 लाख किलो वोल्ट तक की बिजली, मतलब हाई मैक्सिमम करंट पे बिजली ट्रांसमिट करते थे। और जिस जगह भेजना होता था, मतलब एचवीडीसी वहां यूज होता है जहां आप 800 किलोमीटर से ज्यादा की लाइट भेजना चाहते हो। मीन्स आपने उत्तराखंड की लाइट भेजी है सब तमिलनाडु, या उत्तराखंड की लाइट आप महाराष्ट्र भेज रहे हो या गोवा भेज रहे हो, तो वो एसी ट्रांसमिशन में लॉसेज ज्यादा होंगे, तो उसको कम करने के लिए हम उसको एचवीडीसी में ट्रांसमिट कर लेते हैं। तो एचवीडीसी में सिर्फ 2 तार पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और लगभग 6 लाख वोल्ट तक वो पहुंचा सकते हैं हम उसको। और यूजर एंड पे हम जो उनकी ग्रिड है, मान लो गोवा में लाइट गई तो गोवा में 50 हर्ट्ज की बजाय 49.6 है या 49.7 है,
तो वहां पे हम उस इलेक्ट्रिसिटी को उतनी हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं एंड देन उसको ट्रांसमिट कर देते हैं। तो ग्रिड का जो मैपिंग है बेसिकली वो बहुत आसान हो गया, राइट। और 2010 के बाद में जैसे मान लीजिए आप यहाँ देख रहे हैं 765 किलो वोल्ट और 1200 किलो वोल्ट की अल्ट्रा हाई वोल्टेज लाइनें भी बिछाई गई हैं, बहुत मतलब ऑल ओवर इंडिया को। तो अब जो हम वर्तमान में काम कर रहे हैं वो बेसिकली ग्रीन कॉरिडोर पे काम कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर पे, ताकि हम सोलर और पवन ऊर्जा से बिजली बना सकें। और काफी जगह पे प्लांट लग रहे हैं, गुजरात में लग रहे हैं, महाराष्ट्र में बहुत जगह पे आपने देखे होंगे, औरंगाबाद हो गया आपका, अहिल्या नगर हो गया, और गुजरात में अहमदनगर के अहमदाबाद के आसपास वाला एरिया हो गया, मुंबई में भी काफी जगह है जो प्लेन एरिया है जहाँ पे एयर बिल्कुल सीधी लगती है। गुजरात में आप चले जाएं, कच्छ में चले जाएं, राजस्थान में चले जाएं, तो अब इलेक्ट्रिसिटी वहां से वो जनरेट करते हैं, उसको हाई ट्रांसमिशन में HVDC में कन्वर्ट करते हैं और ट्रांसमिट कर देते हैं। तो अब हम लोग ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। अब आते हैं कि ब्लैकआउट की स्थिति। अब ब्लैकआउट क्या होता है कि मान लीजिए आपका ट्रांसमिशन है, अब जनरेशन, आपने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, जनरेशन किया, उसको ट्रांसमिट किया, आपने उसको कंज्यूम किया, अपने घर पे लेके गए, उसको यूज किया, घर में आपकी इलेक्ट्रिसिटी आई, आपने उसको यूज किया, तो ये पूरा एक सिस्टम जो है वो ग्रिड कहलाता है। अब इसमें जहां भी लोड इम्बैलेंस होगा, लोड इम्बैलेंस मीन्स के डिमांड ज्यादा हो जाएगी, गर्मियों में जैसे होता है, सर्दियों में हीटर चलाते हैं लोग, गर्मियों में AC चलाते हैं, तो जहां डिमांड ज्यादा होती है और जनरेशन कम होती है तो वहां पे चीजें इम्बैलेंस होती हैं और ग्रिड पे लोड पड़ता है, जिसकी वजह से अब जो ग्रिड में सिस्टम लगे हुए हैं ट्रांसमिशन पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, वो लाइन की एक एक पैरामीटर को मेजर करते हैं, और एक भी पैरामीटर डिस्टर्ब होता है तो वो उसको शट डाउन मार देते हैं। तो उसको बेसिकली हम लोग छोटा सा एक ब्लैकआउट बोल सकते हैं। बट अगर हम बात करते हैं ब्लैकआउट की, तो जुलाई 2012 में दुनिया का सबसे बड़ा जो बिजली का संकटों में से एक गिना जाता है, और इस दिन पूरे इंडिया की लाइट जो है कुछ समय के लिए कट गई थी। और ग्रिड का जो मुख्य कारण था वो था ग्रिड पे बहुत ही नाजुक संतुलन पर चलता है, और इसे मांग और सप्लाई के बीच संतुलन बनाना होता है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जैसी डिमांड बढ़ी तो फ्रिक्वेंसी बिगड़ गई, ओवरलोड हुआ, उसकी वजह से वायर टूट गए, ट्रांसफॉर्मर फूक गए, तो पूरा सिस्टम ब्लैकआउट हो गया। तो कुछ राज्यों ने, जैसे मान लीजिए आपने क्या, जब मैंने आपको बताया कि 2013 में सिस्टम ग्रिड से जुड़ा था, मेन जो नेशनल ग्रिड आई थी, बट उससे पहले हम लोग इस ग्रिड वाइज जोड़ रहे थे सिस्टम को, तो जोड़ रहे थे तो कुछ स्टेट की डिमांड ज्यादा थी, कुछ की कम थी, तो वो प्रॉपर कैलकुलेशन इन्होंने करी होगी या उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया होगा, बिना करे तो नहीं गए होंगे, बट इम्प्लीमेंट किया होगा। तो इम्प्लीमेंट करने में कुछ टाइम, गवर्नमेंट है तो प्रोसेस होने में टाइम लग जाता है, चीजें उतनी फास्ट नहीं हो पाती जितने प्राइवेट सेक्टर में होती हैं। तो वो जो कन्वर्जन हुआ होगा, जो ग्रिड इन्होंने जोड़ी होंगी, तो उस कंडीशन में इन्होंने वो सारी कंडीशंस को ध्यान में नहीं रखा होगा कि किस किस कंडीशन में ब्लैकआउट हो सकता है, तो जिसकी वजह से पूरा ब्लैकआउट हो गया था। अब उसमें ब्लैकआउट में की डेट थी 30 से 31 जुलाई 2012 की। अब उसमें हुआ क्या था कि जो नॉर्दर्न ग्रिड है, नॉर्दर्न ग्रिड मतलब नॉर्थ साइड वाली ग्रिड, अब अगस्त का महीना, जुलाई का महीना क्या होता है ना, पीक सीजन होता है गर्मियों का, जो नॉर्थ में सबसे ज्यादा गर्मी, अभी अभी आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो आज जो है 43-44 डिग्री टेम्परेचर है। अब 43-44 डिग्री टेम्परेचर है तो पंखे की हवा बिल्कुल ऐसा लग रही है जैसे कि आप भट्टी में या एक ओवन के सामने बैठे हो, तो लोग कूलर चला रहे हैं, तो AC चल रही है, सेंट्रलाइज कूलिंग बहुत से घरों में होती है, बड़े बड़े टावर्स होते हैं, तो वो एनर्जी की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। तो उस कंडीशन में वहां क्या हुआ था कि जुलाई के महीने में जो सबसे ज्यादा पीक गर्मी वाला महीना होता है, उस महीने में क्या हुआ था कि नॉर्दर्न ग्रिड में डिमांड ज्यादा आ गई थी, तो जिसकी वजह से क्या हुआ था कि वो बैलेंस नहीं कर पाया सिस्टम अपने आप को, और उसकी वजह से वो जो ग्रिड था वो पूरा ही फेल हो गया। नतीजा क्या रहा, ट्रेनें रुक गई, अस्पतालों में बैकअप चला गया, दफ्तरों में कामकाज ठप हो गए। असर क्या हुआ कि लगभग भारत की 62 करोड़ आबादी, उस समय दुनिया की कुल आबादी का 9% बिना बिजली के रह गई। मतलब 2 दिन आप समझो कि बिजली नहीं थी पूरे स्टेट्स में। जिनके पास जनरेटर रहे होंगे उन्होंने तो जनरेटर चला लिए होंगे, बट ये एक ब्लैकआउट का एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया है। अब हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे इन स्लाइड्स में कि फ्रीक्वेंसी से और ओवरलोडिंग से क्या चीज इंबैलेंस होती है। सो ग्रिड का फ्रीक्वेंसी ड्रॉप, अब ग्रिड का फ्रीक्वेंसी ड्रॉप कैसे होता है कि जब ग्रिड स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी जो इंडिया में है वो 50 हर्ट्ज है, हम लोग 50 हर्ट्ज पे काम करते हैं, बट जो अनुमानित सीमा है वो 49.90 से 50.05, मतलब 0.05 ही हम
उसको सिर्फ टॉलरेंस में लेकर के चलते हैं। तो ये ग्रिड की वर्तमान सीमा है। अब जब 49.90 से नीचे चला जाएगा, यानी 49.80 चला जाएगा, तब क्रिटिकल कंडीशन आ जाएगी, और 50.50 जाएगा तब क्रिटिकल कंडीशन आ जाएगी। अब कम कैसे होती है, ज्यादा कैसे होती है, उस पर डिस्कस करते हैं कि 50 हर्ट्ज से ऊपर, मतलब इससे ऊपर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, मींस जनरेटर जो है, पावर सिस्टम ज्यादा है, जो बिजली बना रहे हैं पावर प्लांट वो ज्यादा बना रहे हैं, बट उनके पास डिमांड उतनी नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ओके, 49.90 से नीचे क्या होगा, डिमांड ज्यादा है और आप सप्लाई नहीं दे पा रहे हो, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, आप अतिरिक्त पावर प्लांट स्टार्ट करते हैं, लोड शेडिंग बोलते हैं उसको। अब 48.5 हर्ट्ज के नीचे अगर चला जाता है तो इमरजेंसी है, ग्रिड पूरी खत्म होने के चांसेस होते हैं, तो हम सिस्टम को, पूरे सिस्टम को शट डाउन कर देते हैं, राइट। सो अगर हम जनरेटर, अब फैराडेज लॉ आप समझ ही गए थे, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई उन्होंने, चुंबक के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बनाई, पूरे जनरेटर्स बनाए। अब वो जनरेटर्स बेसिकली एक पर्टिकुलरली सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, जिससे आप इधर देख पाएंगे तो एक फार्मूला होता है इंजीनियरिंग में, हम आगे जब मोटर डिजाइन करेंगे, मोटर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, और जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, बीटेक किया हुआ है, तो वो उनको, उनके लिए आसान है, बट जो लोग बीएससी में हैं या जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रीशियन है, तो वो थोड़ा सा नहीं समझ पाएंगे, तो वो थोड़ा यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, तो मैं उनको इजी भाषा में समझा रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी रखनी है हमें 50 हर्ट्ज, राइट। पोल जो है, बेसिकली जनरेटर में पोल होते हैं, दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो इनका कॉम्बिनेशन होता है, दो पोल होंगे, चार पोल होंगे, 6 पोल होंगे, 8 पोल होंगे, राइट। तो एन जो है, बेसिकली पी जो है वो पोलों की संख्या है, राइट, और एन जो है वो घूमने की स्पीड है। तो एक स्पीड जो है 3000 आरपीएम पे हमें 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के आसपास चीजें मिलती हैं, तो ये एक माना जाता है कि हमारा 3000 आरपीएम होगा। तो चूंकि P और 120 जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए फ्रीक्वेंसी सीधे रोटर की गति, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमेशा जो गति होती है इसकी, किसकी, जो आपका चुंबक घुमा रही है मोटर के अंदर, जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रही है टरबाइन के द्वारा, तो उस पर डिपेंड करता है। तो फ्रीक्वेंसी गिरेगी तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो नंबर ऑफ स्पीड है वो भी डाउन होगी। जब नंबर ऑफ स्पीड डाउन होगी तो जो उसके अंदर कोयल है, जो वो तो अपने को स्टेबल करने की कोशिश करेगी, तो वो क्या करेगी कि एक्स्ट्रा करंट जनरेट करेगी, और वो करंट जो है जनरेट करेगी तो आपको एनर्जी ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी। तो एक समय तक तो वो चल जाएगा, बट एक समय के बाद में वो बर्नआउट हो जाता है, क्योंकि एक लिमिटेड ही, मतलब एक सिस्टम डिजाइन है मान लो 1000 एम्पियर के लिए, और उससे आप 1020 एम्पियर खींचने लगे हो, तो 20 एम्पियर वो एक्स्ट्रा लेने लगेगा सिस्टम से, तो उन्हीं बाइंडिंगों पे स्क्वायर आर लॉसेस बढ़ जाएंगे और हीट होने लगेगा और वो बर्नआउट हो जाता है। तो बेसिकली कंडीशन क्या होती है कि जो सिस्टम हमारे इलेक्ट्रिसिटी बना रहे होते हैं वो बर्नआउट हो जाते हैं, वायर गर्म होकर टूट जाती हैं। तो इसीलिए ये ग्रिड की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग गिरने नहीं देते, हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी मीटर्स लगा लेते हैं, पावर एनालाइजर लगा लेते हैं, और उनको हम चीजों को मॉनिटर करते हैं कि इससे ज्यादा गिरेगा तो वो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलरली एरिया की सप्लाई काट देगा। जैसे आप देखते हो कि आप सोने जा रहे हो, आपने खाना खाया, आपने एसी चलाई, आपके एरिया की लाइट चली गई, 1 घंटे तक लाइट नहीं आई, तो वो जो सिस्टम है, जो पूरा सिस्टम है वो ऐसे ही काम करता है। वो उसको ग्रिड को बचाना है तो वो उनके जो पावर सिस्टम है वो एमसीबी को ट्रिप कर देते हैं, और कुछ समय के बाद में वो वापस उसको चालू कर देते हैं। तो जो लाइट जाती है आती है वो लोड को बैलेंस करने के लिए करते हैं, ताकि हमारी फ्रीक्वेंसी लाइन की बनी रहे। अब लोड इम्बैलेंस, और जैसे मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि लोड इम्बैलेंस दूसरा इसका फैक्टर होता है। इसमें क्या होता है कि यह तब होता है जब पूरे ग्रिड की कुल सप्लाई और कुल डिमांड मैच नहीं करती। मान लीजिए 1000 वोट बना, 1000 वोट हमें देना है, बट 1000 वोट हमें चाहिए और आप दे रहे हो 900 वोट, 900 वोट दे रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, लोड इम्बैलेंस हो जाएगा। लोड इम्बैलेंस हो जाएगा तो F इक्वल्स टू PN/120, तो फ्रीक्वेंसी आपकी वहां से डाउन होगी, क्योंकि P तो अभी कांस्टेंट है, पोल कांस्टेंट है, 120 हर्ट्ज 120 कांस्टेंट है आपका, तो स्पीड कम हो जाएगी उस कंडीशन में ना। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि लोड ज्यादा है और जनरेट कम हो रहा है, और पहली कंडीशन थी कि जनरेशन ज्यादा है और लोड कम हो रहा है, राइट। दूसरी कंडीशन लोड ज्यादा है और जनरेशन कम हो रहा है, इस कंडीशन में भी हमारा लोड इम्बैलेंस होगा। तीसरा क्या हो कि आप ये देखते होंगे कि आपके घरों में जो सप्लाई होती है 3 वायर होते हैं, जो खंबे पे ट्रांसफार्मर होता है उसमें भी 3 वायर होते हैं, तो रेड येलो ब्लू, ओके। सो ये 3 फेज चलते हैं, तो पहला दूसरा तीसरा,
इन तीनों फेजों में बराबर लोड शेयरिंग आना चाहिए, और वो लोड शेयरिंग ट्रांसफॉर्मर से अगर आएगा आपके घर तक, मान लीजिए आपका मोहल्ले में 100 घर है, राइट। तो अगर आप 100 घर की लाइट को रेड फेज विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल फेज दे दोगे, तो वो लोड इम्बैलेंस हो जाएगा। अब जो येलो फेज है और ब्लू फेज है, उस फेज में जो आपकी लाइट है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो तो बेस्ट हो जाएगी, और सारा का सारा लोड एक बाइंडिंग में चला जाएगा। तो वो बाइंडिंग की कैपेसिटी 100 घरों को संभालने की नहीं होगी, तो वो बर्न आउट हो जाएगी। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, फेज को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो हम उसमें क्या करते हैं, तो वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, सीडी ट्रांसफार्मर लगाते हैं और उसकी मॉनिटरिंग सिस्टम को भेजते हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रीशियन होता है, कई बार आपने देखा होगा कि आपके घर मान लीजिए रेड फेज पे हैं, और आपके 4 घर के बाद जो घर स्टार्ट हो रहे हैं वो येलो फेज पे हैं। उसके 5 घर के बाद जो घर स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके मान लीजिए बाई बी फेज, ब्लू ब्लू फेज पे हैं। तो कई बार क्या होता है कि आपके घर की लाइट आ रही होती है, पड़ोसी की चली जाती है। कई बार पड़ोसी की आ रही होती है, आपके घर की चली जाती है। तो बेसिकली वही होता है कि आप वाले फेज का जो करंट डिमांड है वो बढ़ गई, तो वो फेज वहां से बर्नआउट हो जाता है। तो ट्रांसफॉर्मर में हमारे क्या होता है कि 2 वाइंडिंग होती है बेसिकली। जो हमारा 11,000 की लाइन है, यानी कि जो 11,000 की लाइन हमारी खंबे पे आ रही है, जो ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी साइड होता है, तो येलो, रेड और ब्लू 3 फेज ये डेल्टा में कनेक्ट होते हैं, यानी कि वो डेल्टा वाइंडिंग होती है। हम डिटेल्स में जब जाएंगे इन वीडियोस में तो हम आपको बताएंगे। और जो हम घरों में लेते हैं वो हमारा स्टार में होता है। तो स्टार में न्यूट्रल फेज कॉमन होता है। तो न्यूट्रल जो होता है वो तीनों फेजों के रेस्पेक्ट में वोल्टेज आपके घरों में भेजता है। मतलब ये रेड हो गया, ऐसे आप ऐसे मान लीजिए, ये रेड हो गया, ये ब्लू हो गया, ये आपका येलो हो गया, और ये सेंटर में न्यूट्रल वायर होगी। तो न्यूट्रल वायर बेसिकली ग्राउंड कर देते हैं, और ये बाकी सब में जो करंट होता है उसको बैलेंस करता है, राइट। तो वो 11,000 से 440 यहाँ ट्रांसफर करता है। तो हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रीशियन आता है वो सबकी बाइंडिंग को ऐसे करके जाता है कि 1,000 मोहल्ले में घर हैं, तो वो 30 करके, मतलब 30 करके, या 33 33 करके वो एक ट्रांसफॉर्मर पे तीनों फेजों पर लोड दे जाएगा, ताकि ट्रांसफॉर्मर की जो पावर यूटिलाइजेशन है, जो एफिशिएंसी है, वो पूरी हो सके और आपके घर में भी कोई इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम ना आए। ओके, अब इसके बाद में आप फ्रीक्वेंसी ड्रॉप समझ गए, राइट। उसके बाद लोड इम्बैलेंस मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब आते हैं हार्मोनिक्स। अब हार्मोनिक्स क्या होता है, ये बहुत बड़े लोगों में कॉन्सेप्ट होता है कि अनवांटेड सिग्नल्स होते हैं, बिल्कुल अनवांटेड सिग्नल होते हैं, बट वो आते कैसे हैं। तो ये एक ना बहुत बेहतरीन टॉपिक है, और इस टॉपिक पे हम हार्मोनिक्स, जब हम पावर सप्लाई डिजाइन करेंगे तो हम हार्मोनिक्स के बारे में आपको बताएंगे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हार्मोनिक्स कैसे जनरेट होते हैं। बट उससे पहले हम इसमें क्योंकि हम जनरेशन की और ट्रांसमिशन और ग्रिड की बात कर रहे हैं, तो हम जनरेटर से ही बात करेंगे। तो जनरेटर में कई बार क्या होता है कि लोड की वजह से, इम्बैलेंस की वजह से प्योर साइन वेव नहीं बन पाती है। तो अगर आप जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी में, तो प्योर साइन वेव बननी चाहिए, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तो आ ही रही है, बट मान लीजिए कोई कोयल है, वो कोयल सही से मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स को नहीं काट रही है, या बाइंडिंग ओवरहीट हो रही है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो थर्ड हार्मोनिक्स, फिफ्थ हार्मोनिक्स, तो ऐसा जनरेट करनी रखती है। तो होता क्या है कि आपने जो फर्स्ट हार्मोनिक है वो तो 50 हर्ट्ज से चलेगा, जो साइन वेव आपके घरों में आएगी। बट जो थर्ड हार्मोनिक है वो 50 हर्ट्ज से इंटू हो जाता है, तो वो 150 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में चला जाता है। अब आपके यहाँ कोई सिस्टम तो ऐसा बना नहीं है जो 150 हर्ट्ज पे काम करे, तो वो तो सिस्टम के लिए बेकार ही है। फिर थर्ड हार्मोनिक में जाते हैं, तो थर्ड हार्मोनिक जो है वो इंटू हो जाता, फिफ्थ हार्मोनिक सॉरी इंटू हो जाता है आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से, तो वो भी 250 हर्ट्ज पे चला जाता है। तो आपके घर में जो सिस्टम डिजाइन है वो 50 हर्ट्ज के हैं, बट 150 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कहाँ यूज करेंगे आप, कहीं नहीं यूज करेंगे उस सिग्नल को। 250 हर्ट्ज की कहीं सिग्नल नहीं यूज करेंगे। इसके बाद में जो सेवंथ हार्मोनिक्स आता है, 11th हार्मोनिक्स आता है, 9th हार्मोनिक्स आता है, तो वो 50 से मल्टीप्लाई होते हैं। अब वो फ्रीक्वेंसी कहाँ जाएगी, तो वो फ्रीक्वेंसी जाकर के इकट्ठा होता है, जो उसका करंट होता है वो जाकर इकट्ठा हो जाता है न्यूट्रल में, राइट। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है 150 हर्ट्ज, 250 हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को तो आप डेली यूज कर रहे हो, बट इनकी जो फ्रीक्वेंसी का करंट है वो कहाँ जाता है, वो न्यूट्रल में जाता है। तो कई बार आप देखते हैं कि आपकी एरिया में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, और इलेक्ट्रिसिटी जब रहती है तो कई बार क्या होता है, न्यूट्रल का फेज चला जाता है। तो आप देखते हैं कि आपके घरों में एकदम से मतलब 440 ये कुछ चीजें खराब हो जाती हैं, एकदम से हो जाता है। तो वो न्यूट्रल जो है वो सिस्टम गड़बड़ करता है, ये इस फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट से, जो 150 हर्ट्ज, 250 हर्ट्ज, 350 हर्ट्ज,
550 ऐसे आज जो आज फ्रिक्वेंसीज आती है, तो उससे क्या होता है, वेवफॉर्म पूरी डिस्टॉर्टेड हो जाती है। वो मैं आपको दिखाता हूं अभी कैसे होती है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो बेसिकली ये साइन वेव है। आप अगर ये देख पा रहे हैं तो फर्स्ट हार्मोनिक्स में ये ऐसे चलेगी, ओके। सेकंड हार्मोनिक्स में क्या होगा कि इसमें थोड़ी सी स्क्वीज हो जाएगी, आप देख पा रहे हैं, थोड़ी फास्ट चलने लगी है। फिफ्थ हार्मोनिक में और फास्ट चलने लगी है। तो जब ओवरऑल इसका कॉम्प्लेक्स वेव निकालते हैं तो वो कुछ इस टाइप की आती है। तो इस टाइप की वेव फॉर्म तो बेकार ही है, कहीं पे आपका हाई हो रहा है, कहीं पे लो हो रहा है, कहीं पे हाई हो रहा है, कहीं पे हार्मोनिक्स आ रहे हैं, तो जो सिस्टम आपका चलना चाहिए वो चलता नहीं है। तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी प्लस 150 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी जो होती है वो बेसिकली आपके सिस्टम को पूरा डिस्टोर्टेड कर देती है। तो अब डिस्टोर्टेड कर देती है तो उससे क्या क्या नुकसान होते हैं। तो हार्मोनिक्स पैदा कैसे होते हैं तो वो मैंने आपको बता दिया। तो हमारे घरों में पुराने हीटर्स थे, मोटर्स थे, फिलामेंट्स थे, जो लीनियर डिवाइस हुआ करते थे। लीनियर मीन्स उनमें पावर फैक्टर नहीं होता था, वो जो एनर्जी आप ले रहे हो उतनी एनर्जी में वो आपको कन्वर्ट करके दे देंगे। पावर फैक्टर मतलब जितनी डिमांड आपकी ट्रांसफॉर्मर से आ रही है उतना ही कन्वर्ट कर रहे हैं वो, है ना। तो वो एक लीनियर वे में सिस्टम से करंट खींचते थे। तो हम लीनियर नॉन लीनियर लोड्स पे हम जाएंगे, ओके। तो जो अभी जो सिस्टम चल रहे हैं, आप मान लीजिए आपके घर में एसएमपीएस लगा हुआ है, टीवी का अडेप्टर है, आजकल एसी भी इन्वर्टर पे आ गई है, उनमें भी एसएमपीएस आ गया, पंखे वीएलडीसी के आ गए हैं, मोबाइल चार्जर्स हो गए, लैपटॉप के चार्जर्स हो गए। आप जो आज की डेट में चीजें देख रहे हो ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो चीजें हो रही हैं, जो आपके घरों में होम अप्लायंसेस लगे होते हैं, वो सारे के सारे आज की डिस्टोर्टेड है। इसीलिए वो एसएमपीएस पे डिजाइन है, क्योंकि वो पावर को कन्वर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ लॉज स्ट्रिक्ट कर दिए हैं कि जिसकी वजह से एक मैक्सिमम पावर में ही आप जा सकते हो, राइट। तो जैसे घरों में मोबाइल चार्जर, लैपटॉप्स, कंप्यूटर, एलईडी बल्ब्स हो गए। बीएफडी, अब बीएफडी के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बीएफडी तो वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव्स होता है, रेक्टिफायर होते हैं, बेल्डिंग मशीन होते हैं। अब ये क्या, ये सब सेमीकंडक्टर से बने होते हैं। अब सेमीकंडक्टर ये स्विचिंग पे काम करते हैं, मतलब इनमें जो मॉसफेट्स और जो डायोड होते हैं और जो बेसिकली ट्रांजिस्टर्स होते हैं, मॉसफेट, डायोड, आईजीबीटी, ये सब क्या करते हैं, स्विचिंग पे काम करते हैं। हम इनको क्या करते हैं, इनके गेट में पल्स देते हैं, और गेट पल्स जब हमारी हाई होगी तो ये ओवर कंडक्ट करते हैं, तो करंट खींचते हैं पीछे से, और जब ऑफ करते हैं तो करंट को रिलीज कर देते हैं आगे के सिस्टम में। तो वो जो पल्सेटिंग वेवफॉर्म चलती है ना, वो पल्सेटिंग वेवफॉर्म ये इस टाइप से खींचते हैं वो सिस्टम से, तो ये वेवफॉर्म डिस्टोर्टेड हो जाती है, जिसकी वजह से जो हार्मोनिक्स है 50 हर्ट्ज के अलावा, वो हार्मोनिक्स आपके इकट्ठे हो जाते हैं कहाँ जाकर के, न्यूट्रल में। अब हार्मोनिक्स का नुकसान क्या होता है। अब हार्मोनिक्स का नुकसान ये होता है कि उपकरण गर्म होंगे, यानी कि हार्मोनिक की वजह से मोटर, ट्रांसफॉर्मर ज्यादा से ज्यादा गर्म होने लगेगा, ठीक है। ऊर्जा की बर्बादी होगी। यह बिजली के बिल को बढ़ाता है, क्योंकि आपका जो एनर्जी, यूजफुल एनर्जी है, आप 150 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी से तो आप ले रहे हो वहां से करंट, पर आप उसको कंज्यूम नहीं कर रहे हो, तो वो आपके लिए एक तरीके से वेस्ट ऑफ एनर्जी हो गया, ठीक है। जो आपके घर के एमसीबीज लगेंगे वो ओवर करंट की वजह से ट्रिप होने लगेंगे। तो डाटा आपका कंप्यूटर, कई बार देखते हो कंप्यूटर क्रैश हो गया या कंप्यूटर का डेटा चला गया, तो वो सब इन्हीं के कारणों की वजह से होता है। तो आपको ओवरऑल मोटा मोटा ये समझ में आ गया होगा हार्मोनिक्स क्या होते हैं। अब पावर ग्रिड का जो फेल होने से बचाते कैसे हैं, इस टॉपिक पे आते हैं। तो पावर ग्रिड जो होती है बेसिकली आपने देख लिया कि फेल किन कंडीशन में होती है, जब लोड इम्बैलेंस होता है, हार्मोनिक्स गड़बड़ होते हैं, फ्रिक्वेंसी का अप डाउन होता है। तो अब इसको प्रिवेंट कैसे करें। तो प्रिवेंट करने के लिए बहुत एडवांस सिस्टम गवर्नमेंट लेकर के आई है, लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे तो कहीं पे भी पावर ग्रिड का कोई कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, कहीं पे फेलियर नहीं आता है। पूरी इंडिया की पावर ग्रिड बहुत अच्छी काम कर रही है, और एकदम, आप पहले देखें यहाँ पे घरों में लाइट ही नहीं होती थी, 8-8 दिन 10 दिन तक ट्रांसफार्मर खराब हो जाते तो कोई पूछने वाला नहीं होता था। हम तो उस टाइम के कि हमारे गांव में 2-2 महीने में ट्रांसफार्मर लगता था, और महीने में मुश्किल से 10-12 दिन लाइट आती थी। और गांव में के एरिया में थे तो वहां तो और भी जो है उसको क्या बोल सकते हैं, आपको प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी, बट शहरों में फिर भी थोड़ी ठीक आती थी। तो वो चीजें शहरों में लाइट इसलिए अच्छी देते थे क्योंकि शहरों से उनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन था, फैक्ट्रियां लगी हुई थी, तो वो सारी चीजें वहां तो होती, तो गांव में इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी। तो आपने ये बना लिया। अब आपको परफेक्ट 50 हर्ट्ज रखना है, तो वो कैसे रखेंगे, आइए समझते हैं। इसमें एक हम यूज करते हैं, आप यहां देख पा रहे हैं, तो कई तरह के उपकरण यूज होते हैं। एक उपकरण है फेज मेजरमेंट यूनिट। फेज मेजरमेंट यूनिट क्या क्या करता है, बेसिकली रेड, येलो, ब्लू तीनों फेज का डेटा मॉनिटर करता है, ओके। जिस फेज में भी लोड इम्बैलेंस होता है वो उसको ट्रिप कर देता है इलेक्ट्रिसिटी को। दूसरा फेज क्या है, पावर एनालाइजर।
पावर एनालाइजर क्या करता है कि जो हार्मोनिक्स होते हैं और जो बिजली की क्वालिटी होती है वो इन पर नजर रखता है, और जब भी सिस्टम गड़बड़ होने की कोशिश करता है तो उसको बंद कर देता है, जिस एरिया में प्रॉब्लम होती है उस एरिया की लाइट को बंद कर देता है। एक आता है स्काडा, सुपरविजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशंस। ये है केंद्रीय सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो पूरे ग्रिड को, मतलब ये एक बंदा, आपने देखा होगा कि आप किसी पावर हाउस में जाएंगे ना तो एक बहुत बड़ा सा मतलब कमांड सेंटर टाइप का होता है, वहां काफी लोग काम कर रहे होते हैं, कंप्यूटर चल रहे होते हैं, वेब फॉर्म्स आ रही होती हैं, जैसे इसमें भी आप देख पा रहे हैं इस टाइप की कुछ वेब फॉर्म्स आ रही होती हैं। तो ये पूरे इंडिया में जो सिस्टम्स लगे हुए हैं, आजकल सब सिस्टम एडवांस हो गए हैं, और ये इसको हमने इंटरनेट पर डाला हुआ है, तो उनकी सर्वर पर जाकर के वो लोग उसको एक्सेस लेते हैं, उनके अपने पासवर्ड्स होते होंगे, राइट। तो वो इन सिस्टम्स को पूरा कैप्चर करते हैं और किस ग्रिड पे क्या चल रहा है वो सब उनको मॉनिटर करते हैं। मान लीजिए महाराष्ट्र की ग्रिड बिजली बना रही है और उस ग्रिड को यूपी में भेजना है, तो वो ये देखेंगे कि यूपी की डिमांड कितनी है। तो मान लीजिए यूपी की डिमांड 1000 वाट की है और महाराष्ट्र उसको भेज रहा है 800 वाट, राइट। तो वो 200 वाट राजस्थान की ग्रिड से लेकर उसको भेज देंगे। तो वो ग्रिड से ऐसे करते हैं, और वो ग्रिड का बेसिकली सिस्टम क्या है, जहां पे डिमांड कम है वहां की इलेक्ट्रिसिटी को दूसरी जगह भेज देते हैं जहां डिमांड ज्यादा है। तो ये सिस्टम पूरा ऐसे काम करता है। अब प्रोटेक्शन डिवाइस क्या लगते हैं, प्रोटेक्टिव रिलेस लगती हैं। ये एक दिमाग की तरह काम करता है, जब करंट या वोल्टेज अपनी सीमा से बाहर जाते हैं, मतलब एक लिमिटेड उनका करंट कैलकुलेटेड रहती है वैल्यूज, तो ये तुरंत सर्किट को ब्रेक कर देता है, जैसे घरों में भी होता है आपके नॉर्मली, है ना। तो सर्किट ब्रेकर हो गया, ये भी स्विच की तरह ही काम करता है, जैसे ओवर करंट जाएगा तो एकदम ट्रिप कर देगा। एक सर्ज अरेस्टर भी लगाते हैं हम इसमें, जैसे बिजली गिरना। अब पहले क्या होता था, बिजली गिरती थी और किसी ट्रांसमिशन लाइन पे गिरती है तो वो बहुत ज्यादा करंट भी वो कर मतलब कैरी कर जाती है, कई बार तो ट्रांसफार्मर को उड़ा देती है, स्पार्क हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, सर्ज अरेस्टर लगाते हैं बड़े बड़े, जो कई सौ कई लाख किलो एम्पियर के करंट को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड कर देते हैं। तो ये ओवरऑल जो है इसको कह सकते हैं ग्रिड के कान और आंख। तो ये पीएमयू है, पावर एनालाइजर है, स्काडा है, तो ये ऐसे काम करता है। ओके, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ रहे होगा। ठीक है, उसके बाद स्थिरता बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कैपेसिटर बैंक का नाम सुना होगा। तो आजकल तो खैर घरों में इंडक्शन की चीजें यूज नहीं होती हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम किसी इंडस्ट्री में बात करें, आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाएंगे ना तो वहां पे पावर बैंक लगे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, पावर फैक्टर को 0.99 रखते हैं, ताकि पावर फैक्टर भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कुछ समय के बाद में। तो पावर फैक्टर का मतलब ये होता है कि जो आप डिमांड ले रहे हो सिस्टम में, मतलब आपने इलेक्ट्रिसिटी बिजली घर से ली, डिस्ट्रीब्यूशन एरिया से ली, और वो बिजली आपने कितनी कन्वर्ट करी एनर्जी, मतलब काम में कितनी कन्वर्ट करी, यूजफुल एनर्जी कितनी कन्वर्ट करी, तो उनके बीच का रेशियो होता है, मतलब डिमांड और कन्वर्जन, तो उनके बीच को रेशियो को हम पावर फैक्टर कहते हैं। तो वो कैपेसिटर बैंक से मेंटेन होते हैं। रिएक्टर भी सेम काम कर सकता है, जहां कैसे कैपेसिटिव लोड लगते हैं वहां रिएक्टिव यूज करते हैं, जहां इंडक्टिव लोड लगते हैं वहां कैपेसिटिव बैंक यूज करते हैं। एसबीईसी है, ये भी बहुत एक सिस्टम है, स्टेटकॉम बोलते हैं इसको, बहुत मतलब पलक झपकते ही मतलब स्कैनिंग करता है और जिस सिस्टम में गड़बड़ होती है उसको अपग्रेड कर देता है। ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है, अंडर फ्रिक्वेंसी रिले लगी होती हैं, जैसी फ्रिक्वेंसी 48 से नीचे जाती है ट्रिप कर देता है, बढ़ती है तो ट्रिप कर देता है। तो ऐसे करके मतलब पूरा एक कंट्रोल सिस्टम है ये, और ये बहुत एडवांस सिस्टम है। और आज इलेक्ट्रिसिटी की जो आप देख रहे हैं क्वालिटी भी अच्छी हो गई है, आपके घर के उपकरण भी कई कई साल चल रहे हैं, तो वो सब इन्हीं की देन है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको पावर ग्रिड का ये समझ में आया होगा। एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं मैं एक जिस इंडस्ट्री में जॉब करता हूं, तो मेरा अक्सर जो है जापानीज और चाइनीजों से पाला पड़ता रहता है। तो मैं इससे पहले एक कंपनी में था, एमएनसी थी वो, कोरियन कंपनी थी, साउथ कोरिया की थी, नॉर्थ कोरिया की ऐसी कहीं की कंपनी थी वो। तो उस कंपनी का बेसिकली उसमें कोरियंस इंडिया आते थे। तो एक कोरियन आया वहाँ पे इंडिया में, तो वो कभी आया होगा उस टाइम पे जब 90s का दौर था, काफी एजेड बंदा था। आपको पता है कोरियंस और जापानीज 150 150 साल तक भी जीज आते हैं। तो वो बंदा जब यहाँ आया होगा इंडिया में, तो हो सकता है कि वो जब इंजीनियर रहा हो उस ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन को कोरियंस एक गवर्नमेंट जॉब से भी अच्छी मानते हैं, क्योंकि वो इतनी फैसिलिटीज देती है वहां पे। तो वो बंदा जब वहां से आया इधर, तो उसने ये सोचा होगा कि वो 25 का रहा होगा जब उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी होगी, तब आया था। तो उस टाइम क्या था कि ग्रिड सिस्टम थे नहीं, पावर सिस्टम सब गड़बड़ था, और ना रोडें अच्छी थी, ना कुछ अच्छा था। तो वो बंदा जब यहाँ आया, उसने सोचा कि इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी कंडीशन तो सेम ऐसी होगी,
तो वो ऐसे ही मजाकों में बोलने लगा कि यहाँ पे भैंसें नहीं बैठी हैं, एयरपोर्ट के बाहर बोलने लगा, इसमें भैंसें नहीं बैठी हैं, मुझे तो लगा था भैंसें और गाय बैठी होंगी। तो हमारे एक सीनियर थे, उन्होंने उनको बोला कि अरे सर अब इंडिया बहुत चेंज हो चुका है और आप वो इंडिया मत देखो। तो जब उसने एयरपोर्ट से जब कंपनी की तरफ आया और जब पूरा स्ट्रक्चर देखा तो वो दंग रह गया, बोले यार ये वो इंडिया है जो मैं इमेजिन करता था कि ऐसी होगी, बट आज की डेट में ये वो इंडिया है, मैं इतने सालों बाद आया हूँ कि पूरा ही चेंज हो गया है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी कंडीशन ना बहुत बेटर हो गई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इस वीडियो में बेसिकली जो पावर ग्रिड के कॉन्सेप्ट थे, पावर ग्रिड की चीजें थी, वो मैंने आपको सारी समझा दी हैं और ये पावर ग्रिड वाला चैप्टर जो मोटा-मोटा सा था वो सारा क्लोज हो चुका है। तो बेसिकली जो अगला टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे वो हम डिस्कशन करेंगे पावर फैक्टर, एनर्जी और हार्मोनिक सिस्टम्स पे क्या-क्या, कहाँ-कहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है, केबल्स कैसे काम करती हैं, मोटर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और अगली वीडियोस में हम लेकर के आएंगे जो वायर होती है आपकी मोटी, पतली, मल्टी स्टैंड, सिंगल स्टैंड, स्किन इफेक्ट क्या होता है और कैसे स्किन डेप्थ निकालते हैं, करंट डेंसिटी क्या होती है, तो इनको बकायदा हम कैलकुलेटेड करेंगे। तो अगली जो वीडियो हमारी आएंगी बहुत अच्छी आने वाली हैं। सो बेसिकली आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खुशी होंगे। धन्यवाद।